हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का स्मरणीय तत्व कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पीछे वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके हर एग्जाम में आता है, आप उसके लिए ये ले सकते हैं। जैसे पहला इसमें है तथ्य कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो बीजी खरे थे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो 22 भाषाओं को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा डाला गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली भाषा को जो है वो शामिल किया गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992। और आपका मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है वो डाला गया था। यानी कि मूल संविधान में अगर कहा जाएगा तो उस समय 14 जो है वो भाषा थे, फिर उसके बाद आपके 8 भाषाओं को जो है वो जोड़ा गया था। जैसे आपका सिंधी को 1967 में जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 92वां संविधान संशोधन 2003 में। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 350 क में कहा गया है। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात जो है आर्टिकल 351 में दिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल व्यवस्था है? तो 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन 356 के, और वित्तीय आपात 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, ये जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो बहुत बार लग चुका है, और आपका वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है, आर्टिकल 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति करना पड़ेगा? तो 1 माह के अंदर अंदर करना पड़ता है। आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 20 और 21। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा 1962 चीन आक्रमण के समय में हुआ था। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के पश्चात राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए? तो 2 माह के अंतर। यानी कि जो वित्तीय आपात लगेगा उसको जो है संसद द्वारा 1 माह के अंदर अंदर जो है वो स्वीकृत होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो 2 माह के लिए, और आपका जो वित्तीय आपात है उसके लिए भी जो है वो 2 माह के लिए होता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था? तो पंजाब 1951 में। वित्तीय आपात की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में हो जाना चाहिए? तो 2 माह के अंदर आपका हो जाना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि वित्तीय आपात लगता है तो संसद को कितने समय में जो है वो आपका वो मतलब कि बिल पास करना होता है, एक तरह से अध्यादेश जो कह सकते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, गीत और कैलेंडर। जैसे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और आपका राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को, और राष्ट्रीय नदी गंगा को 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 में अपनाया गया। भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत जो है वो दिया गया कि आप जो है वो कोई भी निजी संस्था हो जो है वो राष्ट्रीय ध्वज अपना सकता है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। अगला है आपका कि प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं, और प्रकलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति के भी जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का।
किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है। किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। सामान्यतः किसी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेताओं यानी कि विरोधी दल के नेता को जो है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो लोकसभा को जो है वो अपना प्रतिवेदन सौंपेगा। सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान से हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है 1993। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका से है 1993 में ही हुआ था, 92-93 में कह सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो 1/3 आरक्षित हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? तो आपका बिहार राज्य था। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? तो महिलाओं को आरक्षण देने की बात पंचायतों में थुंगन समिति ने कहा था। किस समिति ने पंचायतों में संवैधानिक मान्यता देने की बात की थी? तो LM सिंघवी समिति ने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात किया था। पंचायत किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, और ये समितियां पूछी जाती हैं कि किस वर्ष गठन हुआ या फिर इनमें से कौन सा जो है पंचायत समिति है और कौन सा नहीं है। तो बलवंत राय मेहता समिति आपका 1957 ईस्वी में गठित हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में हुआ था। PBK राव समिति 1985 में हुआ था। ML सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988 में हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका 5 समितियाँ हैं, यह जो है आपके पंचायती राज से संबंधित है। आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर किसी आप और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ या फिर कोई और, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो अगला पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में है कि राज्य क्षेत्र के सीमा नामों में परिवर्तन, यानी कि राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन करना है या फिर नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3। और नए राज्यों को मिलाना है, जैसे मान लीजिए कि अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अगर हम लोगों को मिलाना होगा भारत में तो आर्टिकल 2 में संशोधन एक तरह से किया जाएगा। आर्टिकल 74 जो है वो मंत्री परिषद का गठन के बारे में बतलाता है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति बतलाता है, राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 85 लोकसभा का विघटन के बारे में बतलाता है। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा बतलाता है। आर्टिकल 111 सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति बतलाता है। आर्टिकल 112 संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का बारे में बताया गया है। आर्टिकल 148 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जिसको कैग कहा जाता है। आर्टिकल 169 विधान परिषद की स्थापना और विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 200 में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। आर्टिकल 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का व्यवस्था। आर्टिकल 214 राज्यों में उच्चतम न्यायालय का गठन। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। तो भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि जो है वो आर्टिकल 267। आर्टिकल 280 वित्तीय आयोग का गठन है। आर्टिकल 300 का में संपत्ति का अधिकार, पहले यह मौलिक अधिकार था जो कि बाद में इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। आर्टिकल 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 326 नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। आर्टिकल 332 विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। आर्टिकल 338 है आपका राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पिछड़ा वर्गों की दशाओं की जांच करने हेतु गठित आयोग 340 में आर्टिकल 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी और आर्टिकल 368 संविधान संशोधन जो है वो है जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और जो है वो स्मरणीय तथ्य को देखा। अब जो है स्मरणीय तथ्य आपका लगभग 3 से 4 दिनों में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद इसमें 150 जो है वो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसको हम लोग जो है वो करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।